नमस्कार दोस्तों, आज हम फरवरी 2025 के आर्थिक परिदृश्य के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मुख्य बिंदुओं पर किन किन पर चर्चा करेंगे। भारत की कुल नवीनीकरण ऊर्जा स्थापित क्षमता 209.44 गीगावाट हुई। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में रखी पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? आंध्र प्रदेश में। राष्ट्र ई गवर्नेंस प्रभाव के लिए विकसित एंटिटी लॉकर। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 ईयर टैक्सी प्रोटोटाइप 0 लॉन्च। धोखाधड़ी साइबर अपराध रोकथाम के लिए आरबीआई ने की पहल। चलिए इनकी विशेष चर्चा करते हैं। भारत की कुल नवीनीकरण ऊर्जा स्थापित क्षमता 209.44 गीगावाट हो गई। कितनी हो गई? 209.44 गीगावाट। भारत की कुल नवीनीकरण ऊर्जा स्थापित क्षमता 209.44 गीगावाट दिसंबर 2024 तक हो गई। यह दिसंबर 2023 में 180.80 गीगावाट थी, जो कितनी हो गई? 209.44 गीगावाट की तुलना में 15.84% की वृद्धि हुई। वर्ष 2024 के दौरान कुल क्षमता 28.64 गीगावाट जोड़ी गई। कितनी? 28.64 की वृद्धि हुई, जो 2023 में जोड़े गए 13.5 गीगावाट की तुलना में 119.46 की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। सौर ऊर्जा में वृद्धि, यानी सौर ऊर्जा में भी वृद्धि हुई। देखते कितनी हुई है। वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा की संचय स्थापित क्षमता 73.32 गीगावाट थी। कितनी? 73.32, जो वर्ष 2024 में 97.86 हो गई, यानी 73 से बढ़कर कितनी हो गई? 97। इस प्रकार 2024 में सौर ऊर्जा 24.54 गीगावाट की वृद्धि हुई। कितनी? 24.54, जो संचय स्थापित क्षमता 2023 की तुलना में 33.47% की वृद्धि दर्शाता है। कितनी? 33.47 सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा। देश में पवन ऊर्जा की कुल पवन क्षमता कितनी है? 48.16 गीगावाट। कितनी? 48.16। वर्ष 2024 में 3.42 गीगावाट की अतिरिक्त पवन ऊर्जा स्थापित की गई, जो 2023 की 7.64% की वृद्धि दर्शाता है। पवन ऊर्जा कितनी वृद्धि दर्शाता है? 7.64। और कुल कितने गीगावाट है? 48.16। जैव ऊर्जा। देश में जैव ऊर्जा की स्थापित क्षमता दिसंबर 2024 तक 11.35 गीगावाट थी। कितनी? 11.35 गीगावाट। यह दिसंबर 2023 में 10.84 गीगावाट की स्थापित क्षमता से 4.70% की वृद्धि दर्शाता है। कितनी? 4.70। लघु जल विद्युत परियोजना। छोटी पन बिजली परियोजना स्थापित क्षमता 2023 में 4.99 गीगावाट से बढ़कर 2024 में 5.10 गीगावाट हो गई, यानी लगभग 11 गीगावाट बढ़ गई, 0.11 गीगावाट, जो 2.20% की वृद्धि दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यानी केंद्र सरकार ने कहा कि 2030 तक हम 500 गीगावाट नवीनीकरण सौर ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित करेंगे। प्रधानमंत्री ने रखी पहल ग्रीन हाइड्रो हब की आधारशिला कहाँ? आंध्र प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास बुद्धिमत्ता में अत्याधुनिक ग्रीन हाइड्रो हब की परियोजना की आधारशिला 8 जनवरी 2025 को रखी। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। यह अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन केंद्र था। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा? एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा। ग्रीन हाइड्रोजन हब के बारे में। परियोजना का निवेश है 1,85,000 करोड़। कितना खर्च हुआ? 1,85,000 करोड़। इसमें 20 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी, यानी 20 गीगावाट तक नवीनीकरण ऊर्जा। यह भारत की सबसे बड़ी एकीकृत हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधाओं में से एक है। इसमें 15 टीपीडी ग्रीन हाइड्रोजन, 7500 टीडीपी ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स उत्पादन करने की क्षमता है, जिसमें ग्रीन मेथनॉल, ग्रीन यूरिया, स्थायी विमानन ईंधन शामिल है। अन्य शिलान्यास। ग्रीन हाइड्रोजन हब शिलान्यास के अवसर पर प्रधानमंत्री ने सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवा में अपनी कल्पना को आगे बढ़ाते हुए
अनकापल्ली कहाँ अनकापल्ली जिले के नक्कापल्ली में बलक ड्रंग पार्क की स्थापना की। कहाँ अनकापल्ली के नलकापल्ली में बलक ड्रंग पार्क की। उन्होंने आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में अंतर्गत कृष्णपट्टनम औद्योगिक क्षेत्र KRISCT की आधारशिला रखी। कहाँ चेन्नई बेंगलुरु में कृष्णपट्टनम औद्योगिक क्षेत्र की। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाव ने विकसित किया एनटीटी लॉकर। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाव ने एटीटी लॉकर विकसित किया। एटीटी लॉकर एक सुरक्षित क्लाउड आधारित अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो व्यवसाय या फिर संगठन के लिए तमाम दस्तावेजों के भंडारण साझाकरण और सत्यापन को सरल बनाता है। यह प्रशासनिक अड़चनों को कम करने, उत्पादनों को बढ़ाने और व्यवसायों के लिए एक नए अवसरों को खोजने की डिजाइन एवं रणनीति की पहल करता है। एंटिटी लॉकर की प्रदत्त सुविधा यानी एंटिटी लॉकर क्या क्या सुविधा देगा। सरकारी डेटाबेस के साथ एकीकरण के माध्यम से दस्तावेजों को तत्क्षण पहुंच और सत्यापन की सुविधा यानी दस्तावेजों का सत्यापन करेगा, सुरक्षित रखेगा। संवेदनशील जानकारी सुरक्षित शेयरिंग के लिए सहमति आधारित प्रणाली है। सुरक्षित दस्तावेज प्रबंध के लिए 10 GB एनक्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज सुविधा है। दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए कानून रूप से मान्यता, डिजिटल हस्ताक्षर सुविधा आदि है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 शीर्षक क्या है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 जारी करता है विश्व आर्थिक मंच यानी WEF। जारी करने की तिथि 13 जनवरी 2025 को जारी की गई। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी इस रिपोर्ट के साइबर स्पेस तेजी से जटिल और अप्रत्याशित परिदृश्य पर प्रकाश डाला गया। रिपोर्ट में कहा गया कि जल, जैव सुरक्षा, संचार, ऊर्जा और जलवायु जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे वाली पुरानी प्रौद्योगिकी और परस्पर संबंधित प्रणाली के कारण साइबर हमलों के प्रति सुभेद है। रिपोर्ट के अन्य तथ्य। वर्ष 2024 में फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग हमलों एकाएक वृद्धि हुई। लगभग 42% संगठनों ने ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट की गई। रूस यूक्रेन युद्ध जैसे भू राजनीतिक संघर्षों ने ऊर्जा, दूरसंचार और जल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साइबर और भौतिक हमलों को बढ़ा दिया। किसने? रूस और यूक्रेन युद्ध ने। 66% संगठनों का मानना है कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। केवल 37% तैनाती से पहले AI सुरक्षा जोखिमों का आकलन करने की प्रक्रिया है। जनरेटिव AI के उद्योग साइबर जोखिमों को बढ़ावा दिया। लगभग 47% संगठनों ने जेन AI सक्षम हमलों को एक प्रमुख चिंता के रूप में सूचीबद्ध किया यानी 47% संगठनों ने। लैटिन अमेरिका ने 42%, अफ्रीका ने 36% लोगों के साइबर सुरक्षा तैयारी के प्रति विश्वास में कमी है, जबकि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लिए यह आंकड़ा 15% है। एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च। बेंगलुरु स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप सरल एविएशन भारत का यह पहला एयर टैक्सी प्रोटोकॉल 0 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया। शून्य एक eVTOL एयरक्राफ्ट है जिसे दिल्ली में 17 से 22 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में प्रदर्शित किया गया। शून्य नाम इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल टेक ऑफ लैंडिंग एयरक्राफ्ट का उपयोग एयर टैक्सी के तौर पर किया जाएगा। इसे सर्वप्रथम 2028 में बेंगलुरु से शुरू किए जाने की संभावना है। कहाँ से? बेंगलुरु से 2028 में। शून्य की विशेषता। ये एयर टैक्सी 250 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में उड़ सकती है यानी 250 किलोमीटर प्रति घंटा से हवा में उड़ेगी। शून्य को 20 से 30 किमी की छोटी यात्राओं के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक साथ 6 यात्री एक चालक बैठ सकते हैं यानी 6+7 व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं। इसकी अधिकतम क्षमता 680 किलोग्राम यानी 680 kg तक का भार उठाने में सक्षम है।
सरला एविएशन की शुरुआत एडीएन सिमट, राकेश गावस्कर और शिव चौहान द्वारा अक्टूबर 2023 को की गई। सरला एविएशन का नाम देश में पहली महिला पायलट सरला ठकराल के नाम पर रखा गया। किसके? पहली महिला पायलट थी सरला ठकराल के नाम पर। उन्होंने 1936 में मात्र 21 साल की उम्र में अपना पायलट लाइसेंस हासिल किया था। धोखाधड़ी साइबर अपराध रोकने के लिए आरबीआई की पहल। भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी साइबर अपराध रोकने के उद्देश्य से सभी बैंकों को अपने ग्राहकों को विशेष श्रृंखलाओं को शुरू करने के लिए फोन नंबर से कॉल करने के निर्देश 17 जनवरी 2025 को दिए गए। यानी सभी अपने ग्राहकों को कॉल करके जानकारी दे। आरबीआई के निर्देशानुसार अब सभी बैंकों के ग्राहकों को लेन देन संबंधी कॉल करने की सिर्फ 1600 से शुरू होने वाली फोन नंबर श्रृंखलाओं का उपयोग करना होगा। इसके अलावा प्रचार उद्देश्यों बैंक में विनिमयकरण संस्थाओं वॉइस कॉल एसएमएस केवल 140 से शुरू होने वाले नंबरिंग श्रृंखलाओं का इस्तेमाल होगा। यानी कोई मैसेज कॉल आएगा वो 140 से शुरू होने वाले नंबरों से होगा। आरबीआई के निर्देशानुसार 31 मार्च 2025 सुनिश्चित करने की बात कही। HSBC इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने लंदन मुख्यालय वाली HSBC हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन भारतीय शाखा HSBC इंडिया के केवल 20 शहरों में 20 शाखाएं खोलने की मंजूरी प्रदान की। यानी इंडिया में 20 शहरों में 20 शाखाएं। 20 शाखाओं से जुड़ने के लिए देश में HSBC इंडिया की शाखाओं की संख्या 46 हो जाएगी। उपयुक्त मंजूरी के पश्चात HSBC इंडिया देश में जिन शहरों में शाखाएं खोली जाएगी उन शहरों का नाम है अमृतसर, भोपाल, भुवनेश्वर, देहरादून, फरीदाबाद, इंदौर, जालंधर, कानपुर, लुधियाना, लखनऊ, मैसूर, नागपुर, नासिक, नवी मुंबई, पटना, राजकोट, सूरत, तिरुवनंतपुरम, बड़ौदा, विशाखापट्टनम आदि महत्वपूर्ण है। भारतीय टेलिंटेन टेक विनिर्माण मंच। नई दिल्ली में भारतीय जलवायु फोरम 2025 भारत टेलिंटेन विनिर्माण मंच का अनुकरण 10 जनवरी 2025 को किया गया। यह पहल सौर, पवन, हाइड्रोजन, बैटरी भंडारण क्षेत्र में भारत की सोच प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए बनेगी। यह प्लेटफॉर्म भारतीय कंपनी को सहयोग, नवाचार, वित्त पोषण, प्रौद्योगिकी साझा करने में मदद करेगा। हाइड्रोजन ट्रेन इंजन। भारतीय रेलवे ने विश्व के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित करने की बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा जनवरी 2025 में साझा की जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे द्वारा स्वदेशी तकनीक से निर्मित इंजन की क्षमता 1200 हॉर्स पावर है। कितनी है? 1200 हॉर्स पावर, जो इस श्रेणी अब तक का सबसे अधिक है। इस इंजन की पहला परीक्षण हरियाणा के जिंद सोनीपत रूट पर किया गया। कहाँ किया गया परीक्षण? हरियाणा के जिंद सोनीपत में। विश्व में केवल 4 देश ऐसे ट्रेन इंजन बनते हैं तथा उनके विकसित इंजन की क्षमता 500 से 600 हॉर्स पावर है। ISNR। भारतीय रबर बोर्ड ने भारत में रबर उद्योग को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए घरेलू उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के अपने प्रयासों को 2 महत्वपूर्ण पहल भारतीय सतत प्राकृतिक रबर कनेक्ट की शुरुआत की। कोट्टायम केरल 21 जनवरी 2025 को आधिकारिक रूप से लॉन्च की गई पहल के उद्देश्य भारतीय रबर उत्पादक EUDR यूरोपियन यूनियन डिफरेंशिएशन रेगुलेशन मानकों के अनुरूप बनाना तथा ट्रेसिबिलिटी प्रमाणित लागू करना। टिकाऊ रबर उत्पाद को बढ़ावा देने वाली यह पहल रबर उत्पादों की उत्पत्ति और अनुपालना की पुष्टि करने वाले प्रमाण पत्रों के साथ पता लगाने की सुविधा प्रदान करता है और यूरोपियन संघ बाजारों में लक्षित करने की हितधारकों के लिए अनुपालना प्रक्रिया को सरल बनाती है। लाभ। रबर आपूर्ति श्रृंखला के हितधारकों के लिए यूरोप संघ बाजारों तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करना है। इस प्रकार INR कनेक्ट एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जिसका मुख्य उद्देश्य अप्रयुक्त रबर उत्पादों को इच्छुक अपनाने वाले
के साथ जोड़कर उत्पादक को बढ़ावा देना। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। केंद्रीय कैबिनेट ने 7 वर्षों में 34,300 करोड़ व्यय के साथ नेशनल क्रिटिकल मिशन राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी है। कुल व्यय में 18,000 करोड़ सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम को 7 वर्ष में दिया जाएगा ताकि देश के भीतर अपतटीय यानी ऑफशोर लोकेशन महत्वपूर्ण खनिजों खोज की जा सके। यह मिशन आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत महत्वपूर्ण खनिजों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की खोज, खनन और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था का नाम बदला, यानी केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था का उसका नाम बदल दिया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान ने 19 जनवरी 2025 को केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था का नाम बदलकर राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्था कर दिया है। क्या कर दिया? राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान। ICAR ने तंबाकू के अलावा 4 और वाणिज्य फसलों अर्थात हल्दी, मिर्च, अरंडी, अश्वगंधा के अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक नया देश निर्धारण किया है। ICAR ने इस संस्थान की भूमिका को फिर से परिभाषित करने के लिए 2020 में एक बहुविषयक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य हल्दी, मिर्च, अश्वगंधा और अरंडी जैसे उच्च मूल्य वाली फसल अनुसंधान और विकसित को आगे बढ़ाने। 1947 में स्थापित CTRI का मुख्यालय राजमहेंद्रवरम में स्थित है। कहाँ? राजमहेंद्रवरम। वर्तमान में इस प्रमुख अनुसंधान संस्था 6 अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु के गुट्टूर, कुड्डुकुरु, जिल्लुगुमिली, वेदासेंडा, कर्नाटक के उसूर, पश्चिम बंगाल के दीनाटा में स्थित है। इसके 2 केंद्रीय कृषि विज्ञान केंद्र आंध्र प्रदेश के कालावर्चिया और कुड्डुकुर में स्थित है। भारत दुनिया का 30 सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश, यानी विश्व का 3रा देश बन गया। 5 जनवरी 2025 को भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का 3रा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया। भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किमी तक हो चुका है। यह देश के 11 राज्यों और 23 शहरों में फैला है। कितने राज्यों में? 11 राज्यों में और 23 शहरों में। महत्वपूर्ण तथ्य: भारत में पहली मेट्रो लाइन 1984 में कोलकाता में खुली, जो एस्प्लेनेट भवानीपुर के बीच 3.4 किलोमीटर लंबी थी। दिल्ली में 2002 में अपना मेट्रो यात्रा शुरू की, यानी पहली मेट्रो कहाँ शुरू की थी? कोलकाता में। उसके बाद दिल्ली में 2002 में। 6 मार्च 2024 को PM मोदी ने कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया। कब? 6 मार्च 2024 को, जहाँ एस्प्लेनेट हावड़ा मैदान खंड हुगली नदी के नीचे से गुजरता है। भारत ने दिल्ली में मेट्रो मेजेटा लाइन 28 दिसंबर 2020 को अपनी पहली चालक रहित मेट्रो सेवा शुरू की। 25 अप्रैल 2023 को केरल के कोच्चि में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना शुरू हुई। कहाँ से? केरल में जल मेट्रो। भारत कॉफी का 7वां सबसे बड़ा उत्पादन, यानी भारत कॉफी उत्पादन में कौन सा? 7वां। भारत वैश्विक स्तर पर 7वां बड़ा कॉफी उत्पादक है, जिसका निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में $1.29 मिलियन तक पहुंच गया। कितना? 1.29 मिलियन। यह 2020-21 में $719.42 मिलियन लगभग दुगुना है। भारत से कॉफी शीर्ष खरीद इटली, बेल्जियम, रूस, यानी ये भारत से कॉफी खरीदते हैं। भारत से कॉफी उत्पादन लगभग 3/4 हिस्सा अरेबिका और रोबस्टा किस्म की कॉफी होती है। यानी 3/4 कौन सी किस्म की? अरेबिका और रोबस्टा। कॉफी उत्पादन करने वाले शीर्ष राज्य कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यानी सर्वाधिक कहाँ होती है? कर्नाटक, केरल, उसके बाद तमिलनाडु। कॉफी उत्पादन शीर्ष 10 देश के अनुसार सर्वाधिक ब्राजील में, वियतनाम में, कोलंबिया, इथियोपिया, इंडोनेशिया, युगांडा, भारत, होंडुरास, पेरू, मेक्सिको। भारत कौन सा स्थान है? 7वां। अब चलो देखते लेते हैं 1 लाइन क्वेश्चन। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का अनुसार ही और माप शीर्षक की एक रिपोर्ट जारी की? यानी हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का अनुसार और माप शीर्षक की रिपोर्ट जारी की?
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। ओडिशा सरकार ने किस स्थान पर एक फिनटेक हब स्थापित करने के लिए सिंगापुर के ग्लोब फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के साथ जनवरी 2025 को एमओयू किया? भुवनेश्वर में। केंद्र सरकार ने विधिक माप विज्ञान नियम 2011 के अंतर्गत वाहनों की गति मापने और रडार उपकरण के नियम को अधिसूचित करने, ये नियम कब से प्रभावी होगा? 1 जुलाई 2025 से। भारत उद्योग परिसंघ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि कितने रहने का अनुमान 19 जनवरी 2025 व्यक्त किया? 7% रहने की। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया? 7%। आरबीआई ने वैश्विक व्यापार रुपये के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अधिकृत बैंकों को विदेशी शाखा को गैर निवासियों के लिए किस प्रकार के खाते खोलने की अनुमति दी? भारतीय रुपया खाता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्ज में डूबी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विजाग स्टील को उबारने के लिए कितनी राशि का पैकेज मंजूरी दी है? 11,440 करोड़। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया? भारत। कौन सा? तीसरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड किस राज्य सहकारी दूध उत्पादन संघ को पहलों के लिए काउ इंडेक्शन गिफ्ट मिल्क मार्केट स्पोर्ट्स वर्चुअल उद्घाटन 13 जनवरी 2025 को किया? कहाँ? ओडिशा में। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान किया? 6.4%। भारत ने ई कॉमर्स बाजार 2030 कितने बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है? 363.30 मिलियन डॉलर। हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक के नए आधार वर्ष के निर्धारण के लिए किस समिति का गठन किया गया? यानी थोक मूल्य का नए आधार वर्ष का निर्धारण करने के लिए किस समिति का गठन किया है? रमेश चंद्र समिति का। कौन सी का? रमेश चंद्र समिति का। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।